So students, in the last session we have discussed about the asexual reproduction in the first chapter of 12th, reproduction in organism. Now students, we are going to talk about the main components and we are going to start with the sexual reproduction. Okay. So we have discussed that reproduction is creating the new organism, okay, reproducing new organism or formation of new organism from the parent, whether it is asexual or sexual, it doesn't matter, and the only difference is the fertilization and the formation of gametes and their fertilization processes and the series of their series of topics. Okay, now in the sexual reproduction, if I've talked about it, the formation and it is the phenomena or of formation of new individual or offspring through formation of haploid gametes. Okay, their fusion and the growth of resultant. Their growth of resultant diploid zygote. Very important. आप हैप्लॉइड से क्या प्रोसेस है, हाउ यू गोइंग टू डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाते हो, कैसे, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गेमेट्स. ये एक गेमेट है, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज दूसरा गेमेट, दिस इज हैप्लॉइड, इनका कॉम्बिनेशन, इनको फ्यूज कराया, जिसको आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. आपका एक गेमेट बना जिसका नाम आपने दे दिया डिप्लॉइड. उसके बाद ये जो डिप्लॉइड गेमेट बना इसको आपने जाइगोट बोल दिया. अब इस जाइगोट की ग्रोथ एक सेल से दो स्टेज, दो सेल से चार, चार से पांच, पांच से छह, तो ये जितने भी हुए इस प्रोसेस को आप बोलते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. Embryogenesis and sexual reproduction is two different things in your males, in your human beings and plants. In plants, there are series of events, and in human beings, there are also series of events. But if for now we are going, हम लोगों को सिर्फ इतनी चीज समझनी है, दो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जब वो फर्टिलाइज करते हैं तब वो क्या करते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. वो जाइगोट फिर एक न्यू प्लांट के लिए उसकी ग्रोथ मेंटेनेंस किया जाता है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. What are the characteristics of sexual reproduction? क्या क्या characteristics होती हैं, क्या क्या characteristics होती हैं कि sexual reproduction का, जैसे हमने ये sexual reproduction के बारे में बात किया था और उसके characteristics डिस्कस किए थे. तो अब अगर मैं sexual reproduction की बात करूं तो what are the characteristics,
तो अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले इसका कैरेक्टर स्केच मैं लेती हूँ एक पेरेंट। क्या होता है, क्या, हाउ यू रिलेट द कैरेक्टर स्केच टू पेरेंट, क्या मतलब समझते हो? बाय पेरेंटल, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका पेरेंट होता है वो बाय पेरेंटल, मतलब यू रिक्वायर टू पेरेंट्स हु आर सेक्सुअली मैच्योर। सेकंड, एक बाय पेरेंटल में से आपको एक चाहिए मेल पेरेंट और एक चाहिए बच्चे आपको फीमेल पेरेंट, मतलब आपको दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स चाहिए रिप्रोडक्शन कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गई सम कॉमन फैक्ट की बात कि रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर स्केच में सबसे ज्यादा आपका पेरेंट, जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल। दूसरा, बट इन सम of animals they are hermaphrodite। इसको क्या मतलब है इसका? जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते, ओके। इसका मतलब ये है hermaphrodite are those animals, some lower animals you can say, जो कि सेल्फ मतलब इतने ज्यादा एवोल्यूटेड एनिमल्स नहीं है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन में दे अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इज सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स क्या है? देयर आर two types of sex organs of two different parents, males and females। प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं। तीसरा, meiosis। Asexual will always undergo mitotic and they can also undergo meiotic division. It occurs once in the life cycle of sexually reproducing maybe organisms। अगर मेरे को मियोसिस को डिफाइन करना है, ठीक है, अगर मेरे को ये डिफाइन करना है कि मियोसिस है क्या, सो यू कैन डिफाइन मियोसिस इज meant for maintaining fixed number of chromosomes
of the species. Okay. Meiosis क्या है बच्चे? Meiosis है मेंटेनिंग फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आपका वो फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच्चे आपको वो मेंटेन करना है इन केस ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मियोसिस का मतलब है कि एक से आपके 4 सेल बनने हैं, जो कि आपके एक रिडक्शनल डिवीजन है। अब जो आपका हैप्लॉइड सेल बना है वो भी डिप्लॉइड सेल से ही बना है, वो भी जाइगोट से ही बना है। तो बच्चे वो मियोसिस का जो प्रोसेस था कि एक सेल से आपके 4 सेल्स आ रहे हैं, तो जो एक सेल से आपके 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो आपका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर है, मतलब आपके 46 होके कितने हो गए क्रोमोसोम? 23 पेयर्स, एक हैप्लॉइड, 46 46, दैट मीन्स 46 कितने हो गए? ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स। अब 92 क्रोमोसोम्स का अगर मैं डिवीजन करूं, ठीक है, अगर मैं इसको माइटोटिकली डिवाइड कर दूं तो मेरे 92 प्लस 92 और ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। मुझे इतने तो चाहिए ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को इनका एक फिक्स नंबर करना है, तो मैं इनको 4 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूं, जिनका नंबर मैं सेम रखती हूँ। ठीक है, और वो जो प्रोसेस है उसमें आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इन केस ऑफ मियोसिस प्रोसेस कि आपके क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, डायग्नाइसिस फेज आपका अलग अलग 5 फेजेस हैं, आपने उनके अलग अलग पढ़ा होगा। लेकिन बच्चे अगर अब मैं बात करूं इस चीज की कि मियोसिस, तो मियोसिस का एक ही मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, टू मेंटेन द फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। In the absence of meiosis, chromosome Are you getting my point? That means कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है 92। तो अगर मैं माइटोटिकली डिवाइड करूंगी तो इट विल बी 92 बिकॉज इट इज द इक्वेशनल डिवीजन। 92 और 92 मुझे 2 में डिवाइड करना है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, अगर मियोसिस नहीं होगा तो वो इंफॉर्मेशन 92 की 180, मतलब एक आपके हैप्लॉइड के पास 92 की इंफॉर्मेशन रहेगी, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए द ऑर्गेनिज्म विल बी मियोटिकली डिवाइड इन दैट केस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फोर्थ इज योर गेमेट्स। Gametes are sex cells that take part in sexual reproduction. They are always haploid. हर बार haploid होते हैं।
गेमेट्स अगर मैं स्ट्रक्चरली इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो गेमेट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, जिसको आप oospores, zoospores, aplanospores, nospores कह सकते हो. ओके, बट इन केस ऑफ योर सेक्सुअल या हायर ऑर्गेनिजम्स दे आर डिफरेंट, अलग अलग होती हैं. ओके बच्चे, और डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल्स एंड मेल्स. जो गेमेट्स है उनका जो डिवीजन होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है मेल्स और फीमेल्स में. ठीक है, और फंक्शनली भी दे आर डिफरेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. अगर मैं और बात करूं, फॉर मेल्स दे आर स्पर्म्स, spermatozoids, for females ठीक है. differentiation in gametes represent difference in sexual, reproductive organs and bodies of two individual, that is male and female. ओके, ये जो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनते हैं, जैसे आपका स्पर्म बना, ओवम बना, तो बच्चे ये जो स्पर्म और ओवम अलग अलग बना, तो यही डिफरेंशिएट कर रहा है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन. अब बच्चे फर्टिलाइजेशन क्या है? दिस इज द important character sketch. This is the important character sketch of sexual reproduction. तो इसमें क्या लिखोगे आप? Of haploid gametes fuse. Fusion of two different types of haploid gametes is called फर्टिलाइजेशन. अब बच्चे फर्टिलाइजेशन में आप एक कैरेक्टर स्केच और देखते हो,
देखो मैंने ये बोला फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट विल डिपेंड अपॉन द गेमेट फ्यूजन, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स हैबिटेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आपका 14, जब सेक्सुअली एक्टिव ओवम और स्पर्म जब होते हैं तो इट विल बी ऑफ अराउंड 14 डेज, फर्टाइल पीरियड जिसे कहते हैं, फ्यूटाइल पीरियड कहते हैं। अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूं, अगर मैं बैम्बू ट्री की बात करूं तो वो वंस अ ईयर होता है और 600 ईयर में 100 ईयर्स में एक बार होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं स्ट्रोबिलस कुंथियाना एक प्लांट है केरला का, यह आपका एनसीईआरटी का बहुत फेमस एग्जांपल है कि जो 6 साल में एक बार फ्लावर करता है, दैट मीन्स सेक्सुअली एक्टिव ईयर इसका अलग होता है। ऐसे अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूं, मंकी की बात करूं तो इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड, फर्टिलाइल पीरियड बहुत अलग अलग होता है कि मतलब उन्हीं दौरान इनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। सो द फर्टिलाइजेशन विल डिपेंड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट आता है बच्चे इंपॉर्टेंट जाइगोट, सिंगल डिप्लॉयड cell structure which develop into new organism through repeated division and differentiation। बच्चे इसका मतलब ये है आपका कि जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल। अब जो डिप्लॉयड सेल है वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएट होता है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में जाता है, और जब वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन में जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद आपकी जाइगोट इज अ 2 सेल स्टेज, फिर आपकी 4 सेल स्टेज आती है, फिर आपकी 6 सेल स्टेज आती है, फिर आपकी 8 सेल स्टेज आती है, फिर आपकी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मतलब कंटिन्यूअस रिपीटेशन, डिवीजन एंड इसी जाइगोट से आपकी पूरी एक हैप्लॉइड बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की। दैट मीन्स कंटिन्यूअस रिपीटेड डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन विल अकर इन द जाइगोट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ, these are some of the character sketch of your sexual reproduction in which एक आपका 2 important टू कैरेक्टर स्केच ऑल्सो हैं बच्चे, हैं, दैट इज योर वेरिएशंस एंड ऑल्टरेशन। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ऑफ जनरेशन। वेरिएशन तो बच्चे आपको अब तक अच्छी तरह समझ ही आ चुका होगा कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि 2 डिफरेंट टाइप के आपके गैमेट्स मिल रहे हैं, एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएशन विल हेल्प हैपन, बिकॉज जो पापा के पास इंफॉर्मेशन है और जो मम्मा के पास इंफॉर्मेशन है, मतलब फादर एंड द पेरेंट, द 2 पेरेंट, मदर एंड द फादर विल कंट्रीब्यूट टू द मिक्स एंड मैच इंफॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। सो दैट दिस इज नोन एज द वेरिएशन, कि बच्चे के पास वो कैपेबिलिटी होगी, द चाइल्ड, द न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डीएनए मोल्डिंग, उसका डीएनए मोल्ड होगा, मे बी उसका कोई न्यू उसके पास फीचर आ जाए। सो दिस इज नोन एज द वेरिएशन। इट इज नॉट like asexual reproduction. The sexual reproduction will not form the babies with making the exact copies. Alteration of generation will be the same thing, that haploid to haploid making exact copies will not exist. There's something, the alter of DNA, the alter of gene, मतलब एक पीढ़ी में अगर कोई जीन फ्लो चल रहा है
तो वो आपका ऑल्टर हो के चल रहा है. It will be not same as like my grandfather, and it is not same. There is some similarities between them, but the exact same similarities will not exist. So this is known as alteration. According to जब ये sexual reproduction होती है, तो according to environment वो जीन अपने आप मोल्ड हो जाता है, वेरिएबल बन जाता है, और एक चीज को मतलब उसमें वो टेंडेंसी आ जाती है टू अडॉप्ट दैट कंडीशन. ओके, नाउ let's talk about the process of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन की मतलब एक यूनिफॉर्मली पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज साइड बाय साइड हो रही है. विगर है, वाइटलिटी है, इसमें वेरिएशंस है, एवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं. एंड द केयरिंग ऑफ यंग वंस इज अ लॉन्ग प्रोसेस कि आफ्टर द पार्चुरेशन पीरियड्स, इफ आई टॉक टू अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन और human sexual reproduction process, after even the delivery of the child, mother has to be cared to take care of their young ones. Okay, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि like your binary fission दो सेल में डिवाइड हो गया and the cell will again start working and performing the two again binary fission. You have to care your young ones because they are little. Okay, now disadvantages क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे? इट इज द स्लो प्रोसेस. पहली चीज तो ये एक स्लो प्रोसेस है. दूसरी चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस. दूसरी फर्टिलाइजेशन हैज अ चांस फैक्टर. दिस इज किंड इम्पोर्टेंट थिंग कि जो फर्टिलाइजेशन का बच्चे प्रोसेस होता है, इट इज नॉट कि जरूरी नहीं है कि अगर दो गैमेट्स आए हैं सामने उनमें फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हो ही हो. चांसेस आर अराउंड कम कि वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कभी ना हो कभी हो. सो द चांस फैक्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हो, क्योंकि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फ्यूजन नहीं होगी, आपका जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं होगा. सो द चांस फैक्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन इज लो. लार्ज नंबर ऑफ यंग वंस डाई ड्यू टू द जेनेटिक मेल up in the face high level of competition. अब इसमें क्या होता है कि जब आपने young ones अपने जब deliver कर दिए, in case of your animals, many of the young ones are weak and they will be died because competition ज्यादा होता है competitors का, ऊपर से इनके पुअर जेनेटिक मेल फैक्टर भी होता है. कभी कभी इसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जीन्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो जीन्स इन्वॉल्व के कारण कि अगर पेरेंट्स वीक है तो द चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली विल नॉट सर्वाइव. ओके, अब अगर मैं बात करूं फेजेस ऑफ, सबसे पहले अब मैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में बात करती हूं कि लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होते क्या है. अब फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल बच्चे वो होते हैं, जैसे एक आपका होता है बर्थ पीरियड, ठीक है, जिसमें बच्चे आप जन्म लेते हो, ठीक है. एक आपका पीरियड होता है रिप्रोडक्टिवली एडल्टहुड, जिसे आप कह देते हो, ठीक है, कि जिसमें आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हो. हम बायोलॉजिकल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर एग्जिस्ट 3 लाइफ साइकिल फेजेस, नेमली कौन से होते हैं बच्चे? वो 3 फेजेस होते हैं. पहला होता है आपका जुवेनाइल फेज, जिसे आप कहते हो यंग फेज. दूसरा होता है बच्चे आपका रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, इसको आप बोलते हो मैच्योरिटी फेज. तीसरा होता है आपका सेरेनिटी, तीसरा फेज होता है बच्चे आपका ओल्ड फेज, एंड देन अल्टीमेटली डेथ. तो इस इन 3 फेज के बारे में लेट्स टॉक अबाउट. जो जुवेनाइल फेज होता है बच्चे, आप उसको बोलते हो जुवेनिलिटी, ठीक है. अब इस फेज में क्या होता है, योर सेक्स ऑर्गन्स, योर
सेक्स ऑर्गन्स, योर गेमेट्स आर डेवलपिंग, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज। जो आपकी बॉडी होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहा होता है, आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा होता है, बॉडी की मेन ग्रोथ, वेदर इट्स ऑफ one sexual of your reproductive organs or whether it's of another organ. So body is developing completely in a full-fledged ratio. ठीक है, this phase is known as pre, you can call this juvenile phase को आप pre reproductive फेज भी कह सकते हैं कि जुवेनाइल फेज इज योर प्री रिप्रोडक्टिव और प्रिपरेटरी फेज। अब मम्मी जस्ट किचन में खाना बनाने जाए, ठीक है, और सबसे पहले ऐसा तो नहीं है ना कि कच्चे आलू छिलके वाले उसी सब्जी बना रही है वही डाल दे, ऐसा नहीं होता। she will tends to perform some kind of preparation, ठीक है। और वो प्रिपरेशन क्या होती है कि अगर कोई सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए सबसे पहले आलू काटती है, ठीक है, आलू काट के फिर उनको उनकी कटिंग करती है, फिर चॉपिंग करती है, कोई आपको मिक्स वेज वगैरह जो भी कुछ बनाना होता है। इन द सेम वे अगर कोई गेस्ट आ रहे होते हैं और घर की हालत ठीक ठाक प्रिपरेशन करी जाती है, थोड़ी सी ये लाओ वो लाओ, इन द सेम मैनर अगर मैं जुवेनाइल फेज की बात करूं तो बॉडी एक मैच्योरिटी अटेन करने की फेज को तैयार कर रही होती है। सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो जो ह्यूमंस के मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर डेवलपिंग, देयर बॉडी इज शेपिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ऐसा दिखाई देता है कॉमनली कि 10 साल की उम्र तक लड़कियां थोड़ी सी हेल्दी होती है, लड़कियों की हाइट बड़ी होती है, बट आफ्टर दे आर क्रॉसिंग 10 ईयर्स, 10 साल की उम्र के बाद लड़के एकदम से कंप्लीटली चेंज आ जाता है उनमें, कंप्लीटली डिजास्टर्स चेंज क्या आ जाता है उनमें, उनकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। हाइट बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, उनकी आवाज में जो उनकी हाई पिच हो जाती है, भारीपन आ जाता है, उनकी बॉडी चेंज हो जाता है, जो पहले बिल्कुल छुटके से होते थे वो एकदम से बड़े हो जाते हैं। एंड लड़कियां क्या हो जाती हैं, दे आर मोर कंप्लीटली डेलिकेट, सॉफ्ट डेलिकेसी की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। जितनी हाइट थी स्लो ग्रोथ हो जाती है हाइट की, एकदम से नहीं कि जैसे 5 फुट की लड़की थी तो 6 फुट की हो जाएगी, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। ऊपर से फिर उनके जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ मेल्स हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन द जुवेनाइल फेज दीज ऑल हैपेंस, दिस इज आल्सो नोन एज प्री रिप्रोडक्टिव और द प्रिपरेटरी फेज। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, ये तो थी सारी एनिमल्स की बात, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो जो प्लांट्स में भी आपका गेमेट फॉर्मेशन चलता रहता है। अब गेमेट फॉर्मेशन चलता है तो सबसे पहले प्लांट फ्लावर तैयार करता है, फ्लावर का डेवलपमेंट जो हो रहा होता है, जब तक फ्लावर डेवलप नहीं करेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो रिप्रोडक्शन पीरियड नहीं हो पाएगा। सो फ्लावर का डेवलपमेंट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड इन केस ऑफ प्लांट जुवेनाइल फेज इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज। Vegetative phase is called as reproductive phase. Sorry. Pre-reproductive. Okay. Now comes your reproductive phase, that is your maturity phase. इस फेज में बच्चे क्या होता है, या you are sexually active, you are sexually fertile, और उस सेक्सुअली एक्टिव का मतलब बच्चे ये होता है कि आपकी बॉडी न्यू यंग वन रिप्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव है, तैयार है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है
कि they are in that sense they are, it is like that the gametes produced are sexually active, sexually mature, they will work. अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभी पंखा काम नहीं कर रहा होता है, तो पंखा काम नहीं कर रहा होता तो मम्मी ये तो चल ही नहीं रहा है, फिर वो कंपनी वाले से या एसी वाले को अगर ठीक करना हो तो बुलाते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं ये एक्टिव है, आपने प्लग नहीं दबाया था, ठीक है। तो इन द केस ऑफ रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव का मतलब ये होता है योर गेमेट्स विल अटेन दैट मैच्योरिटी टू, मतलब उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर। इवन आपके, अब इसमें दो केसेस होते हैं बच्चे, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर और सेक्सुअली मैच्योर में दो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, अगर ह्यूमन बींग्स में मैं बोल रही हूँ रिप्रोडक्टिव मैच्योर, दैट मीन्स देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मैच्योर, बट द पर्सन माइट विल नॉट बी सेक्सुअली मैच्योर। क्या पता वो सीरीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में जाने के लिए तैयार है या नहीं है, बट द पीरियड, अब रिप्रोडक्टिव फेज में भी आपके बहुत सारे फेजेस आ जाते हैं, दैट विल स्टडी इन द हायर क्लासेस, बट फॉर नाउ for reproductive phase you have that your sex organs, the gamete formation is now till now completed and your body and the organism is sexually mature, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, in this life, अब जैसे अगर मैं बैम्बू ट्री की बात करूं, तो बैम्बू ट्री 1000 साल में एक बार सेक्सुअली एक्टिव होता है, मतलब उसको मैं बोल देती हूँ फर्टाइल पीरियड, मतलब उसी एक साल में वो फर्टाइल कर सकता है एंड इट कैन टेंडेंट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बोलूं ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो ह्यूमन बींग्स में after some age the woman will attain menopause, after that they will not going to deliver any young one, but males can deliver, men are sexually active throughout the years, throughout their lifespan। अगर मैं एलिफेंट्स की बात करूं, तो एलिफेंट बच्चे only 3 to 6 months of their in specific month they are sexually active। ऐसी अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं, तो वंस, एक मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था जिसको बोलते थे स्ट्रोबिलस कुंथियाना, एक ऐसा फ्लावर है जो 6 साल में एक बार एक्टिव होता है, केरला में पाया जाता है। लास्ट टाइम ये एक्टिव, जिसे नीलकंठ फ्लावर भी कहते हैं, केरला में दिखा था, एंड नाउ इट इज वंस इन 6 years, मतलब उसके बीच में ये रिप्रोड्यूस या ये प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं। सो दिस पीरियड, जब इसका सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव मैच्योर पीरियड है, उससे पहले वाला पीरियड उसको आप कह देते हो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड। ओके, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद वाला जो आपका फेज हो जाता है, आप उसको बोल देते हो रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप, जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम आपके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, बॉडी विल चेंज इन अ वेरी स्मूथ मैनर। अच्छा, अब जो आपका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एआईपीएमटी में कई बार क्वेश्चन अराइज हो चुका है कि ग्रोथ इज स्लो डाउन, आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है ड्यू टू हार्मोनिकल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। अगर मैं इन हायर प्लांट्स की बात करूं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हमें पता कैसे चलेगा कि फ्लावर इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और इट हैज इट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन, अपीयरेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर को देख के, उसके अपीयरेंस को देख के हम लोग ये पता करेंगे दैट द फ्लावर इज एक्चुअली रिप्रोडक्टिव फर्टाइल, ठीक है, और सेक्सुअली मैच्योर। अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
is of two type in case of plants. ठीक है, that is monocarpic polycarpic. ठीक है, मोनोकार्पिक का मतलब ये होता है कि फ्लावर जो है, फ्लावर विल रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल, सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, पॉलीकार्पिक का मतलब बच्चे ये होता है फ्लावर विल रिप्रोड्यूस more than one in their लाइफ साइकिल। ठीक है, सो फ्लावर मोर देन वंस इन देयर लाइफ साइकिल रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, एक आपकी आती है बच्चे, इसके दौरान आपकी एक आती है फीमेल्स में, अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स में आप एक आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चे फीमेल्स ऑर्गेनिजम्स में होती है और यू कैन डिफाइन देम सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट। एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज, accessory ducts, and secretions of primates, female primates you can add them। ठीक है, so that is monkey, apes, humans। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें देखने को मिलती है। एक और चीज होती है बच्चे जिसको बोलते हो आप ईस्ट्रस साइकिल। इसको कैसे डिफाइन करोगे? सीरीज ऑफ सेक्सुअल cyclic changes, series of sexual cyclic changes that are found in the ovaries, reproductive tract, and hormones of females of non-primate। ओके, इसके एग्जाम्पल अगर आप लोगे, दिस इज कॉल्ड ईस्ट्रस। ओके, ईस्ट्रस का ग्रीक वर्ड का मतलब है imagining desire
इसको आप बोल सकते हो when the female has very high level of estrogen which is a hormone. In non-primates spelling is not estrogen, it's estrogen, ठीक है, hormone, and develops strong sex heat. Okay. Example: dog, cat, cow. इसमें आप अगर एक एग्जाम्पल लोगे तो अगर आप एग्जाम्पल इसमें लोगे तो इसमें सबसे पहले काउ का ले लीजिए, ठीक है। तो काउ में यू कैन राइट दैट फीमेल receives male estrus means strong sex heat, right, which lasts from 18 hours and ठीक है। और अगर डॉग्स की बात करूं तो अ वीक, डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है, वीक तक रहती है एंड आफ्टर दैट after the N maybe, okay, after the N the inner lining of reproductive tract will be breaked off but there is no menstruation. Menstruation is the blood which comes out by the breaking of by endometrium wall, but wall will be breaked out but there is no blood present in then. Okay, the breaked tissues and the blood will be absorbed by the body. जो भी टूटता है लेयर वो क्या हो जाता है, बॉडी itself absorb कर लेती है. There will be the no menstrual cycle. Okay, and so how these animals are different from how menstrual cycle is different from the Easter cycle, you will able to differentiate between two. कि ईस्टर साइकिल बच्चे इट इज द टाइम ऑफ द फर्टाइल पीरियड व्हेन द फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन साइकिल, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बढ़ने की वजह से शी हैज द डिजायर फॉर सेक्सुअल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और यही वो पीरियड रहता है व्हेन देयर इज अ फर्टिलाइजेशन पीरियड, ठीक है, यही पीरियड रहता है कि जब जो फीमेल्स होती हैं अगर they can undergo the sexual process then they can mature to give to produce young one. Okay, अगर period हो अगर this is the fertile period and if the period goes off, like for cow it is 18 hours, for dog and cat it is a week, and after that period they are normalized,
their body will be normalized, and the inner lining of respiratory tract, you can say endometrium, will be broke off, but there is no menstrual cycle. There will be the absorption of those tissues inside the female's body. Okay. Now let's discuss somehow the events in sexual reproduction. So बच्चे, there are some of the events of sexual reproduction that we are going to do. ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने बात की कि ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है. ईस्टर साइकिल बेसिकली बच्चे अगर मैं बात करूं तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्स desires for the female non-primates, ठीक है, non-primates organisms, non-primates animals like your dog, cat and cow, ठीक है, and the sex heat, the strong sex heat is due to the estrogen increased level in the female's body, which lasts long for a specific period. Let's say for cow it is 18 hours and for dogs and cats it's a week. And after the sex desire is over, the body will be normalized, and after that the inner lining of the respiratory tract will be broken off and will be absorbed by the body tissues. But in the case of menstrual cycle, like is your apes, monkey and human beings, the menstrual flow, the menstrual blood will come out as the inner lining will be the break off. We will discuss this in more in the third chapter, human reproduction, but for now there is a difference between estrous cycle and the menstrual cycle. Now let's talk about the events of sexual reproduction. अगर मैं sexual reproduction के events की बात करूं तो बच्चे there are 3 events, that is pre-fertilization events, ठीक है, pre-fertilization, zygote formation, and then post-fertilization. Let's talk about first pre-fertilization event. अब बच्चे pre-fertilization event का मतलब ये होता है जब बॉडी, अब इसको जुवेनाइल फेज में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था प्री रिप्रोडक्टिव फेज आपका जुवेनाइल फेज होता है जब आपकी बॉडी आपके गैमेट्स फॉर्मेशन में कर रही होती है. नहीं बच्चे, रिप्रोडक्टिव फेज में ही योर बॉडी आपके गैमेट्स मैच्योर हो जाते हैं. बट अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं या मैं फॉर एग्जांपल मेल ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो फॉर फीमेल्स every month only one gamete will be mature fully by the process and the ovary. अगर वो fertilize हुआ so the pregnancy will take place, and if it is not then it will be breaked out in the some lump sum blood of menstrual blood flow. ठीक है, अब मैं प्री फर्टिलाइजेशन में आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस ले लेती हूँ जिससे मैं बोलती हूँ गेमीटोजेनेसिस. अब अगर मैं मेल्स की बात करूं बच्चे तो जो मेल्स का प्रोसेस है, अब जैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म्स आर प्रोड्यूसिंग every day every week, and the scrotum, the testis bag, when it is full then it will automatically break down. ठीक है, अपने आप 60 days के साइकिल में it will automatically flow down. ठीक है, a first process in the case of your pre-fertilization is your gametogenesis. So gametogenesis में बच्चे आप क्या लिख सकते हैं? Process of formation of gametes and differentiation of haploid cells. ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स और गेमेट्स, इनके डिफरेंशिएशंस को आप बोलते हो गेमीटोजेनेसिस. जो एक हैप्लॉइड सेल्स है वो कैसे डिफरेंशिएट होके स्पेशलाइज्ड गेमेट बना, and how the process of differentiation and division will go on, that's all comes under your gametogenesis process. अब there are different types of gametes,
प्लांट्स के होते हैं, आज हमने स्पोर्स पढ़े हैं, ठीक है, बाय फ्लैजिलेटेड, सिंगल फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फ्लैजिलेटेड, ठीक है, दे आर कनेक्टेड. इन फीमेल्स दिस इज ओवम, for male sperms if we talk for dogs, the sperm structure will be like that. Okay, so there are different types of gametes. Basically these gametes will be responsible for your fertilization and the next process. Okay, now sexuality in organisms. कोई organs sexuality in organisms, अगर मैं इनकी बात करूं तो प्रिमिटिव सेक्सुअली ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूसिंग आर मोर कॉम्पैक्ट. इसका मतलब बच्चे ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स थ्रू आउट सेक्सुअलिटी अटेन करे रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड फॉर हैविंग द सेक्सुअल फर्टिलिटी. ओके, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है कि एक ही साल रहेगा, एक ही महीना रहेगा ये फर्टाइल पीरियड, एंड इन बिटवीन द पीरियड ओनली once a young one is produced, the sexual period will be over and the sexual things cannot, the sexual young one cannot be produced. It is not like that. They will attain the sexuality maybe for 6 years, maybe for 12 years, maybe to, if we talked about females, maybe for 50 to 48 years of time of their lifespan. और अगर मैं बात करूं नॉन प्राइमेट्स की तो ऐसा नहीं है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम या तो उनका नंबर होता है, या तो उनका मंथ होता है, या तो उनका पीरियड होता है कि 6 months के बाद they will not reproduce, after 2 or 4 times they will not reproduce, after this specific age they will not produce. So this will be like that. So this will come under your sexuality. और इसमें आपके hermaphrodites आ जाते हैं, bisexual organisms आ जाते हैं. Bisexual organisms they both have attraction for male kind and the female kind. If you talked about the organisms, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में भी बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब जैसे बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में, प्लांट की एक ही बॉडी में आपका मेल भी प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे और फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे. अब डिपेंड करता है, दे माइट बी फर्टिलाइज इन द सेम बॉडी और दे कैन बी डिस्पर्स्ड एंड फर्टिलाइज टू द अदर गेमेट्स और द स्पोर्स. सो जरूरी नहीं है. सो दिस इज द सेक्सुअलिटी की मतलब, एक सेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि द हैप्लॉइड विल बी द मेल, द हैप्लॉइड विल बी द फीमेल और द हैप्लॉइड विल बी द बोथ. ठीक है, एक बॉडी जो है वो आपकी मेल गैमेट्स बना रही है, फीमेल गैमेट्स बना रही है, या इट इज प्रोड्यूसिंग द बोथ गैमेट्स, दैट इज मेल एंड द फीमेल. ठीक है, अब अगर मैं ह्यूमन बींग्स में बात करूं, सो इफ वी आर टॉकिंग द बॉडी is bisexual, that doesn't mean कि उसकी बॉडी ओवम भी बना रही है और स्पर्म्स भी बना रही है. बेसिकली इफ यू टॉक्ड अबाउट ह्यूमंस, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर अट्रैक्शंस, कि उनके अट्रैक्शंस किसकी तरफ है, उनकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, whichever, so they are attracted to female, whichever they are attracted to male. But it's a common tendency that if the female is producing the ova and it is having a menstrual cycle every month, then it has the tendency to opposite different sexes. ठीक है, same for the male. And if we talked about the plant, then the plant body has a two different you can say sac like structure, जिसमें एक में आपका मेल होगा जिसे आर्किगोनियम्स कहते हैं, एक होता है एंथ्रीपोडियम्स जो आपके मेल्स बॉडी बनाते हैं. अब वो डिपेंड करता है, उसी बॉडी पे फर्टिलाइज होती है, उस बॉडी पे फर्टिलाइज नहीं हुई, देन इट विल बी, वो दूसरी बॉडी पे फर्टिलाइज होती है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन.
अब बच्चे गेमेट फॉर्मेशन में जो सेल डिवीजन रहता है वो हैप्लॉइड का रहता है, और हैप्लॉइड से पहले डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, फिर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, देन इट विल गोज लाइक दैट। ठीक है, कि पहले सेल डिवीजन हुआ मेल्स हैप्लॉइड का, अब वो मेल है या फीमेल है, फिर वो आपका डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना। सो इट विल बी द 3 लाइफ साइकिल, 3 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, कि पहले आपका हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड एंड देन डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। We will talk more about in human reproduction this. Okay. अब जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, ह्यूमंस की बात करूं, या इसमें मैं अगर मियोसाइट्स और गेमेट देखूं, तो मियोसाइट्स नंबर देखूं तो दैट विल बी 46, अगर मैं गेमेट्स देखूं तो दैट विल बी 23, अगर मैं हाउस फ्लाई के मियोसाइट्स देखूं तो दैट विल बी 12, दैट विल बी 6, डॉग्स के देखूं तो 38 और उसके आधे गेमेट्स होते हैं। तो द सेल डिवीजन विल गोज लाइक दैट ओनली। ओके ओके, सो नेक्स्ट वील गोइंग टू डू गेमेट ट्रांसफर, कि अब जो गेमेट है हाउ इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में गेमेट्स ट्रांसफर होते हैं थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। लेकिन अगर मैं नॉर्मल जनरलाइज वे में बात करूं तो जो पॉलिनेशन होती है वो थ्रू होती है डिस्पोजल मीडियम, वो उनके एजेंट्स होते हैं आपके इंसेक्ट, एयर, विंड, आपके सॉइल। So these can be your agent which can be responsible for the dispersion of the gametes, whether of female, whether of male, spores or different thing। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके ह्यूमन बींग्स की बात करूं या मैमल्स की बात करूं, so they will perform a special event, that is a sexual intercourse period through which they will develop the gamete transfer, that is sperms will enter in the female body and the fertilization will takes place inside the female body only. Okay, so and not in the uterus, not in the ovary, on the isthmus junction of ovary, and that will too study in the human reproduction. So the gamete transfer will be both different from plants and animals. Okay, now the second stage of sexual reproduction is your fertilization period or the zygote formation. This is the pre-fertilization, gamete transfer and gametogenesis. The two things will be in the pre-fertilization period, क्योंकि बच्चे गेमेट पहले तो गेमेट बनेगा फिर ट्रांसफर होगा। जिस मूवमेंट पे दो गेमेट्स फ्यूज होंगे उस प्रोसेस को आप फर्टिलाइजेशन पीरियड कहेंगे। when the two diploid cells fuse and form the 2n cell, that is your zygote, that is the diploid cells। ठीक है, so this process, अब आपकी जो फर्टिलाइजेशन ये होती है, ये बच्चे आपकी दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है, whether it is your internal fertilization और आप फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई तो बच्चे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उसका एक हैप्लॉइड गेमेट्स नीचे गिर गए पानी में बह रहे हैं, किसी और प्लांट है, किसी और प्लांट्स के भी गेमेट्स पानी में है, दे विल फ्यूज टुगेदर। सो अगर वो प्लांट बॉडी से या पेरेंट बॉडी से आउटसाइड फर्टिलाइज होंगे तो आप उसको बोलोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट इफ इट इज इंटरनल और इट इज इंटरनल टू द फीमेल्स बॉडी और टू द वन स्पेसिफिक बॉडी, तो उसको आप बोलोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं हेंस की बात करूं तो हेंस में काम उल्टा होता है। आज तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि फीमेल्स बॉडी, जो फीमेल होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द यंग वन और उनके XX फैक्टर्स होते हैं। बट अगर मैं हेंस की बात करूं तो ये सारा प्रोसेस उल्टा होता है। जो रिप्रोडक्शन पीरियड चलता है वो इट विल बी इन द मेल हेन बॉडी। ओके, और जो उनके गैमेट्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, दैट इज XX फॉर मेल एंड XY फॉर फीमेल हेन। ओके, जो क्रोमोसोम उनका नंबर होता है, दैट विल टू स्टडी इन द नेक्स्ट फॉलोइंग चैप्टर। अच्छा, अब एक बच्चे प्रोसेस, अब इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है
एक प्रोसेस है जिसे मैं बोल रही हूँ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब प्लांट्स में होता है, जैसे आपका बनाना में सीड्स खाए हैं कभी? नो। इसका मतलब बच्चे ये होता है, जो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसका मतलब ये होता है बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स फॉर्मेशन होना, या बिना फर्टिलाइजेशन के यूनिपेरेंटल चाहिए रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और बाय द सिंगल यूनिपेरेंट गैमेट। एक ही पेरेंट के गैमेट से, एक ही सिंगल सेल से आपका न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। जैसे बनाना में सीड्स नहीं होते, बिकॉज इट इज द पार्थिनोकार्पिक, और पार्थी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस वही आपका बनाना में होता है, और जो बनाना होता है, बनाना इज एग्जाम्पल। ग्रेप्स पार्थिनोकार्पिक, जिसे आप फॉल्स फ्रूट्स भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप देखते हो कि एक फ्रूट में सीड्स होते हैं, बट अगर फ्रूट्स में सीड नहीं होंगे तो दैट विल बी योर फॉल्स फ्रूट, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉल्स फ्रूट। ठीक है। नेक्स्ट इज योर बच्चे एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस के? पार्थिनोजेनेसिस के बच्चे दो एडवांटेजेस जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इट सेव्स टाइम, जो सीड फॉर्मेशन रिक्वायर नहीं होती। दूसरा क्या हो सकता है, सिंपलर एंड इकोनॉमिकली चीपर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल स्टडी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बच्चे बात करूं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब आपका जायगोट बन गया, जायगोट फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद जो भी आपके प्रोसेस रहेंगे वो रहेंगे आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन। द मोमेंट व्हेन द जायगोट फॉर्म, देन द म्योटिक मोटाइल स्ट्रक्चर, दो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलके जायगोट बना लिया, then the haplontic cycle will be over, it will leads to the diplontic to haplontic cycle, that will too study in your 11th standard कि आप डिप्लॉइड से हेप्लॉन्टिक, मतलब एक डिप्लॉइड सेल से आप हेप्लॉन्टिक साइकिल कैसे बनाते हो। तो द जायगोट विल बी फॉर्म्ड इन योर post fertilization। ठीक है। हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन, मतलब जो भी आपका न्यू जनरेशन फॉर्म होगी उसका जो सेल होगा वो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका जाइगोट है, तो मतलब दो न्यूक्लियस ओवम का और स्पर्म का निकले, दे विल बी फ्यूज टुगेदर एंड द टू nucleus will be fused like this, and this is known as your zygote, which will give birth to the new young one. Okay. Now if we talked about the importance of zygote, इंपॉर्टेंस क्या है जाइगोट की बच्चे? यही वो टाइम होता है जब आपकी वेरिएशंस आती हैं कि न्यू जनरेशन, आपका जो न्यू यंग चाइल्ड होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स के और आपके बीच में जो जनरेशन है, आपका कैरेक्टर डिसाइड इस टाइम पे होता है। द वेरिएशन फैक्टर विल बी अकर्ड लाइक दिस। एक बार आपके पास वो सारी जाइगोट फॉर्मेशन के पास जो भी आपकी इंफॉर्मेशन कट पिट जाती है, अल्टर किया जाता है, दैट यू ऑल्सो विल स्टडी इन द प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चैप्टर। इसमें यही वो फेज होती है जब आपका एक कैरेक्टर डिफाइन किया जाता है, विच इज द लिंक कि आप आपके पेरेंट्स से कितना सिमिलर हो, कितने डिसिमिलर हो, एंड द डीएनए। Okay, the DNA part. Okay, it ensures the continuity from one generation to another. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनाए रखता है। बॉडी के सारे पार्ट्स, उसके प्रोटीन, उसके सीरोलॉजिकल स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी टेक केयर इन द फॉलोइंग स्टेप। इसके बाद एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बच्चे, एम्ब्रियोजेनेसिस। एक बार आपका जाइगोट बन गया, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे फिनिश हो गया, और जैसे ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश हो जाता है, आपका एक न्यू कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज योर
एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में जो आपका न्यू यंग वन होता है, दैट यंग वन विल बी टेक केयर। अब उसको जो उसके उसके एट द टाइम ऑफ द स्टेबिलिटी कर, उसके न्यू उसके मतलब उसके न्यू बॉडी फॉर्म करने तक, या उसके अपने आप सेल्फ कैपेबिलिटी एक्वायर करने तक, पेरेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन केस ऑफ एनिमल्स और इन केस ऑफ प्लांट्स। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में बच्चे आपका एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो आप एम्ब्रियो को कैसे डिफाइन करेंगे? यू आर गोइंग टू डिफाइन एम्ब्रियो इज अ multicellular stage of life cycle of plant or animal prior to the independent existence stage of newly formed organism। उससे पहले जो उसका नरिशमेंट होता है, उसको रखा जाता है, वो सारा कहाँ रखा जाता है बच्चे? एम्ब्रियो में। ठीक है, इसकी स्टडी करना, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, इन सारी की स्टडी करना आपको कौन सी स्टडी बोलते हैं? Embryogenesis. The study of embryo of different human and plant is known as your, this process of study is known as your embryogenesis। अब 2 टाइप्स के प्लांट्स और अब 2 टाइप्स के आपके एम्ब्रियोजेनेसिस में होते हैं, एक को बोलते हैं ओवीपैरी, एक को कहते हैं विविपैरी। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन ओवीपैरी एंड द विविपैरी? In ovipary, the development of embryo occur outside the female body. The development will occur inside female body। जैसे चिड़िया, स्नेक्स एग्स बाहर देते हैं, उनके जो एम्ब्रियो होते हैं वो एक शेल लाइक स्ट्रक्चर एग में होते हैं। विविपैरी में हमारा जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमन बींग्स में, जिसको आप एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक एम्ब्रियो भी कहते हो, विच इज ऑल्सो इन द मदर वूम, मदर यूट्रस। अच्छा, अब ओविपैरिस occurs in the egg laying animals, viviparous occur in the metameristic और in the mammals। ठीक है, the young one is delivered through delivery process, parturition process, the young one delivered normally and it is called hatching process। अंडे टूटते हैं 21 to 28 days cycles में, it is called hatching process। So this is the difference between ovipary and the vivipary। नाउ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन में आप देखोगे कि आप जैसे पी लेते हो, बिटर ग्राउंड लेते हो, मस्टर्ड लेते हो, कुकुम्बर लेते हो, तो इन सारे प्लांट्स में, इन सारे प्लांट्स में आप देखते हो कि सीड कैसे डेवलप होता है एम्ब्रियो से। तो जो सीड होता है उसको सारी नरिशमेंट at the time of embryo formation till the seed will attain the capabilities to develop a new plant within it। So तब तक उसको grow कौन कराता है, उसको nourish कौन करता है? That will be your embryo। ये seed and seed fruit formation we will discuss thoroughly in the next chapter, that is sexual reproduction in angiosperms or your flowering plants। Angiosperms are the most evoluted plants of the plant kingdom, and उनके sexual reproduction के बारे में we will study in the next session। And from here your first chapter, that is reproduction in organism, is over, and you have to go through all the examples, everything in detail, and every differentiation in the following chapter। Okay, so thank you, all the best।
है।